क्या शुरू करते हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या है आखिर आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? तो चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो जब आइसोमेट्रिक है मतलब आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब मीटर मतलब लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जब सेम रहे, आप ये दीवार को पकड़ दबा रहे हैं, ठीक है, मैं ये दीवार को दबा रहा हूँ, तो दबा रहा हूँ, मेरा लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, केवल मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा कोई शार्टनिंग नहीं हो रहा है, टेंशन केवल इंक्रीज हो रहा है, केवल जोर आप बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो केवल टेंशन इंक्रीज हो रहा है मसल पे, कोई भी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा, लेंथ नॉट चेंज, लेंथ चेंज नहीं होगी, लेक और इसमें क्या होता है, टोन नहीं चेंज होगा, जो आइसोटोनिक कंट्रक्शन होगा। अब आप डंबल उठाए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे जब कर रहे हैं आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कुछ लोग ऐसे ऐसे ना करने लगे, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो, जब आप आइसोटोनिक कंट्रक्शन कर रहे हो, यानी कि एक ही टोन है, तो टेंशन सेम है, लेंथ आपकी चेंज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टोन सेम है, टेंशन सेम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेंथ नॉट चेंज, इसमें टोन नॉट चेंज, टेंशन सेम रहेगा। इसमें नो शार्टनिंग, कोई शार्टनिंग नहीं होता, इसमें शार्टनिंग होती है क्योंकि शार्ट स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा। इंक्रीज इन टेंशन, इसमें टेंशन का इंक्रीज होता है, इसमें टेंशन का कोई बात ही नहीं है, टेंशन का मतलब ही नहीं है, टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा। हीट जनरेटेड लेस, जो आइसोमेट्रिक होगा, अब आप केवल जोर लगा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पसीना थोड़ी निकलेगा भाई, जोर आप टेंशन बढ़ा रहे हैं, हीट कम निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा। लेकिन आप अब डंबल उठा रहे हैं बार बार, तो उसमें पसीना निकलने लगता है, हीट जनरेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, हीट जनरेशन क्या होगा, मोर होगा, वर्क डन। भाई आप डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिजिक्स के अनुसार से आप वर्क डन क्या कर रहे हैं, जीरो, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वर्क डन होगा, आप यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट मान लो भी जीरो है, तो यहाँ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होगा, आइसोटोनिक कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल है पुशिंग अगेंस्ट वॉल, ये देखो पैर से मैं हाथ नहीं डाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पैर से। और यहाँ पे डंबल उठाया है, बड़ा कमज़ोर लेग पीस है भाई साहब इसका, बहुत कमज़ोर हाथ लग रहा है यार, क्या करें, बनाए हैं अपना ही बना दिए हैं, हमारा भी इसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ जाओ बस, ठीक है। तो ये डंबल उठा रहा है, तो जब डंबल उठा रहा है तो ये इसका एग्जांपल हो गया आइसोटोनिक। तो आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक कंट्रक्शन के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं स्टार्लिंग लॉ के पे, कि आखिर स्टार्लिंग लॉ क्या है, और इसका इसमें ग्राफ समझेंगे, स्टार्लिंग लॉ और इसके ग्राफ समझेंगे। देखो स्टार्लिंग लॉ क्या है, कि फोर्स ऑफ कंट्रक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। जो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन है, यानी कि फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, जो फोर्स कंट्रक्शन मार रहा है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे हुक ला था ना, वैसे ही ये भी है, फॉलो तो करता है कुछ पे, लेकिन उसके बाद कुछ लिमिट के बाद फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। तो हम ये ग्राफ देखेंगे टेंशन ऑफ मसल्स वर्सेस लेंथ में। तो शुरुआत में देखो, जब टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्मल रेंज ऑफ कंट्रक्शन है। जब हम नॉर्मली कंट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्लिंग लॉ वहीं पर लागू होता है जहाँ तक हम नॉर्मल रेंज ऑफ कंट्रक्शन लें, नॉर्मल रेंज ऑफ कंट्रक्शन लें तो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर के। ये लेंथ बढ़ा, टेंशन बढ़ा तो लेंथ भी खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा। और आप मान लो रबड़ को खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, तो एक ऐसा लिमिट आएगा इलास्टिसिटी खत्म, और फटाक से टूट जाएगा, तो मसल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसलिए एक लिमिट तक रखना पड़ेगा कंट्रक्शन, नॉर्मल रेंज ऑफ कंट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ये देखिए, जो ये है टेंशन बिफोर कंट्रक्शन, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो हरा वाला दिख रहा है, ये क्या है, टेंशन बिफोर कंट्रक्शन है। अभी कोई कंट्रक्शन नहीं हुआ था, अभी तब जो टेंशन क्रिएट है वो है। अगर आप कंट्रक्शन करवा रहे हैं तो इंक्रीज इन टेंशन ड्यूरिंग कंट्रक्शन, तो ये जो बीच का आया है क्या है, इंक्रीज इन टेंशन ड्यूरिंग कंट्रक्शन। तो ये टेंशन इंक्रीज हुआ, और ये यहाँ पर नॉर्मल रेंज ऑफ कंट्रक्शन है, और ये टेंशन ड्यूरिंग कंट्रक्शन, ठीक है। तो ये टेंशन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन है, ये टेंशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन है, और ये नॉर्मल रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तक ही फॉलो होता है। उसके बाद में अगर हम लोड वर्सेस वेलोसिटी अगर आप देख लें, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड वाई एक्सिस पे ले लिया, और वेलोसिटी लोड ले लिया किलोग्राम में, अगर हमने देखो ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं 1 किलोग्राम भार लगाते हैं, तो वेलोसिटी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लगभग कितना आ रहा है, देखो यहाँ से है ना, लगभग यहाँ है, तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम 3 ले लेते हैं,
3 हम लेते हैं लोड 3 किलोग्राम, तो लगभग कितना आ रहा है, लगभग 5 के नीचे आ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के नीचे आ रहा है। यानी कि दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कंट्रैक्शन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोड, यानी कि लोड जितना आप बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी ऑफ कंट्रैक्शन कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अंगुली आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक जब आप फिजियोलॉजी में जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे एक ग्राफ बनवाया जाएगा ऐसे ऐसे खींच के, तो वो दिखाता है कि फेटिक मसल कैसे होती है, मसल फेटिक में, तो वो आप करिएगा तब देखिएगा। जब आप करेंगे, जब आप अंगुली कर रहे हैं, अब इस पर कुछ बांध दिया जाए। पहले क्या किया जाए, पहले 1 किलो का बांधा गया, अरे ये 1 किलो क्या है, हमारे दाएं अंगुली का खेल है, हम एक अंगुली का मार चलाया कमा। अब जैसे कहा कि 2 किलो लटका दिया, अब अरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद में 10 किलो ढाल दिया। अब 10 किलो डाल दिया, खसक नहीं रहा है, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तब खसक नहीं रहा, क्या हो गया, उसको कंस्टिट्यूट कर दिया। तो जितना ज़्यादा लोड डालोगे वेलोसिटी ऑफ कंट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी, और आपका आगे बोलना अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं। अब हम स्टार्लिंग लाभ समझ गए, ग्राफ देख लिया, लोड वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ देख लिया। अब हम समझते हैं रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स के बारे में। देखो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको पढ़ते रहिएगा, परेशान मत होइएगा, पढ़ते रहिएगा। देखो, फास्ट मसल फाइबर्स और स्लो मसल फाइबर्स, क्यों इनको कहा गया है? फास्ट मतलब जो जल्दी काम कर लेती हैं, स्लो मतलब जो धीरे धीरे काम करती हैं, और धीरे धीरे काम करेंगे तो थकेंगे नहीं। भाई ध्यान रखो, जो धीरे धीरे काम करेगा वो थकेगा नहीं, जो जल्दी काम करेगा जल्दी पसीना होकर भक से गिर जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी कुछ काम नहीं करना चाहिए, वरना जल्दी जल्दी ही गिर जाओगे। तो फास्ट मसल्स और स्लो मसल देखते हैं। फास्ट मसल को टाइप 2 मसल भी कहते हैं और इन्हें वाइट मसल भी कहते हैं, वाइट मसल भी कहते हैं। तो फास्ट मसल को टाइप 2 या वाइट मसल भी कहते हैं, और स्लो मसल को टाइप 1 या रेड मसल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो डिफरेंस क्या होता है। सार्को जो वाइट मसल होंगी इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होगा, वहीं पर इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल नंबर हाई होगा। क्योंकि देखो जो वाइट मसल्स होती हैं इसमें एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होनी चाहिए, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम हाई होता है, तो कैल्शियम रिलीज करने के लिए ज़्यादा तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अब देखो दूसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, जो ग्लाइकोलाइटिक यानी कि ग्लाइकोलिसिस करवाती हैं वो लार्ज होंगी, लार्ज एंजाइम होंगी इसमें, आर प्रेजेंट फॉर ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। और यहाँ पर ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस की कम आवश्यकता है क्योंकि एरोबिक कंडीशन से एनर्जी आ रही है, तो ग्लाइकोलिसिस होने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर कम होगा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। लार्ज नंबर ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो रेडिश अपीयरेंस देता है मसल को, इसीलिए मसल्स कैसी दिखाई पड़ती हैं, रेड। और यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, सार्कोलेमा होता है, केवल मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है, इसलिए वाइट मसल कहते हैं इनको, वाइट फाइबर्स होते हैं इसमें। लार्जर फाइबर, देखो जो वाइट फाइबर मसल्स होते हैं उसमें लार्जर फाइबर होते हैं, तो लार्जर नर्व भी इनर्वेट करेंगे उनको। वहीं पर इसमें क्या होते हैं, स्मॉलर फाइबर होते हैं रेड मसल में, तो आल्सो इनर्वेट बाई स्मॉलर नर्व। भाई मसल अगर फाइबर छोटा है तो उसमें नर्व भी छोटी घुस पाएगी, वैसे यहाँ लार्जर फाइबर हैं तो लार्जर नर्व इसमें घुस जाएंगे। ये वाला पॉइंट देखो, लेस एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई की आवश्यकता ही क्या है भाई, ऑक्सीजन हमको ज़्यादा चाहिए नहीं, हमको एनारोबिक कंडीशन से एनर्जी लेनी है, यानी कि हमको ग्लाइकोलाइसिस करवाना है या लैक्टिक एसिड पथवे चलवा देना है, ठीक है, तो हमको चाहिए ही नहीं भाई आपकी ऑक्सीजन, तो हमको ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए। तो लेस एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होती है सेकेंडरी होती है, यहाँ पे प्राइमरीली क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन से एनर्जी आती है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, मोर एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, इसमें क्या होता है, मोर एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है, एंड मोर कैपिलरीज टू सप्लाई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया तुम्हारा रेड फाइबर और वाइट फाइबर में, इस पे 60 नोट आ जाता है, आप लोग लिख सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक क्लिनिकल कंडीशन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे 60 नोट आ सकता है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप समझ लीजिए। देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ब्रॉड टर्म है, इसमें लगभग 30 डिफरेंट जेनेटिक डिजॉर्डर आते हैं, समझ सकते हैं, 30 डिफरेंट जेनेटिक डिजॉर्डर आते हैं। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये ब्रॉड टर्म है, जैसे कि डकने मस्कुलर डकने, आप डकने कहो या डिचने कहो, भाई हम डकने कह रहे हैं, ठीक है, डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, बैकनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, ऐसे तो 2 एग्जाम्पल है, वैसे 30 डिफरेंट जेनेटिक डिजॉर्डर हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ब्रॉड टर्म है, इसको ब्रॉड में समझेंगे। देखो इसका कोई, अगर पहले तो जब आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में तो क्या लिखेंगे, प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वेस्टिंग एंड डीजेनरेशन।
तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, और वो एज बढ़ने के साथ में और बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वेस्टिंग होता है। क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वेस्टिंग होता है एंड डीजेनरेशन होता है। इसमें क्या होता है, पेन होता है, डिफिकल्टी इन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे, एम्बुलेशन, मेनली एक्टिविटी क्या काम होती है, एम्बुलेशन। आप रेस्पायरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि रेस्पायरेशन में भी मसल्स का योगदान होता है, वो भी नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में क्या होगा, हार्ट में भी मसल है, उस हार्ट भी सही से मसल काम नहीं करेंगी, तो वो भी कॉन्टेक्ट नहीं करेंगी, रेस्पायरेटरी मसल डैमेज हो गए, मतलब वो भी नहीं काम कर पा रही है, तो क्या होगा, हार्ट और रेस्पायरेटरी सिस्टम दोनों फेल हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम, डेथ हो जाएगा। तो जब डेथ हो जाएगा किस कंडीशन में, जब कार्डियो रेस्पायरेटरी सिस्टम फेल हो गया, यानी कि जब मसल इतना वीक हो गई कि हार्ट की मसल और रेस्पायरेटरी मसल भी डैमेज हो गई, तो इसमें पेन होगा, डिफिकल्टी इन एक्टिविटी होगा, एम्बुलेशन होगा, यानी कि एम्बुलेशन होगा, कार्डियो रेस्पायरेटरी फेलर हो जाएगा, अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो गया तो डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वेस्टिंग एंड डिजेनरेशन है, जेनेटिक डिजॉर्डर है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है इन वेरियस पार्ट ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स फाइबर। जो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं, उनकी जो प्रोटीन होती है उनके खिलाफ उनमें म्यूटेशन हो जाता है, जो प्रोटीन बनाने वाली जीन होती है उनमें म्यूटेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग जैसे कि एक्स्ट्रा मैट्रिक्स प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन को जो जीन बना रही है उनमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे जीन बन नहीं पाती हैं, और कोई एक प्रोटीन अगर गायब हुई तो उसका फंक्शन वहाँ से गायब हुआ, और जिसके कारण मसल्स क्या होती हैं, वीक होती हैं। मान लो टाइटिन प्रोटीन जानते होंगे आप, जो मायोसिन को जोड़ती है जेड डिस्क से, अब मान लो वही रप्चर कर जा रही है, अब टाइटिन ही खत्म हो गई, तो कंट्रक्शन कहाँ हो पाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन अगर डैमेज होगी तो मसल्स को वीक करेगी। अब अगर एक इसका एग्जांपल देखते हैं, डुकने मस्कुलर डुकने देखो, एक और ध्यान कर लेते हैं, जो डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादातर डैमेज इसी में होता है, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट सेवर फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो अगर इसमें डैमेज हुआ तो मोस्ट सेवर फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में डैमेज होना, यानी कि डीजीसी में डैमेज होना, डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स मोस्ट सेवर फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है। देखो, डुकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। जो डिकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें क्या होता है, टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करती है, ये डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा मसल साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करने का काम करती है। डिस्ट्रोफिन क्या करती है, डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की सहायता से मसल साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने का काम करती है, और जब इसका पार्शियल या कंप्लीट लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल वीक हो जाएंगी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होगा, और क्या हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा, मसल में डिसफंक्शन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन डेप्थ। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। देखो, ऑक्सीजन डेप्थ प्रीवियस ईयर पूछ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिए ना कि रटिए, क्योंकि आप रट के जाएंगे तो आप रट्टू तोता कहलाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे, वहाँ पे जाके हक भी देंगे, सही से लिख भी नहीं पाएंगे। तो सब समझे होंगे तो सब सही लगेगा। देखो, जब आप प्रैक्टिस करके आए, या मान लो कहीं खेल कूद के आए, तो आप खूब काम करते हैं, ऑक्सीजन जितनी थी वो भाई स्टोर थी, वो क्या होगा, जब आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो जो टिश्यू में या मसल्स में स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। तो जो मसल जब यूटिलाइज हो जाएगी, तो जब आप रुकेंगे, थमेंगे, तो आप क्या करते हैं, सांस तेज लेने लगते हैं, एकदम अंदर खींच के लेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं, और ये रिस्टोर करने के लिए लगभग 9 लीटर ऑक्सीजन आप ले लेते हैं, 9 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं, और 2 लीटर ऑक्सीजन स्टोर रहती है आपके पूरे सिस्टम में, जो कि एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, और उसको मेंटेन करने के लिए 9 लीटर ऑक्सीजन आप लेंगे टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम जानते कितना थे, 500 ml।
तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम और 9 लीटर तुम्हारा क्या हो गया लिए तुम उसको रिप्लेनिश करने के लिए उसके इफेक्ट को, तो 9 और 5 यानी कि 9.5 लीटर ऑक्सीजन और प्लस 2 लीटर तुम्हारे उसमें स्टोर होगी, तो 9, 9.5 और 2 कितना हो गया 11.5 लीटर। 11.5 लीटर ऑक्सीजन टोटल क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीजन डेप्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन डेप्थ कहलाएगी। तो इसका हम डिफिनीशन देखते हैं क्या है, देखो द कंटिन्यूड एलिवेशन, द कंटिन्यूड एलिवेशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एबव रेस्टिंग वैल्यू दैट अकर्स ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ एक्सरसाइज क्या कहलाती है, ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया है, ठीक है, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। द कंटिन्यूड एलिवेशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन एबव रेस्टिंग वैल्यू दैट अकर्स ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ एक्सरसाइज। इसे स्टोर्ड ऑक्सीजन इन बॉडी, जो अभी अभी समझ जाएंगे। ये अगर आपको डिफिनीशन नहीं याद हो रहा है, अगर ये डिफिनीशन आपको नहीं याद हो रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, जो ये नीचे का है वही लिख के आएंगे और सही हो जाएगा आपका, क्योंकि डिफिनीशन मेन आप बना सकते हैं ना, क्यों आप रट्टू तोता बने, डिफिनीशन आप बना लीजिए। स्टोर्ड ऑक्सीजन इन बॉडी से कि 2 लीटर है, स्टोर्ड ऑक्सीजन इन बॉडी कितना है 2 लीटर, जिसमें से 0.5 लीटर तुम्हारा लंग में होता है, 0.25 लीटर बॉडी फ्लूइड में होता है, 1 लीटर तुम्हारा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है, वहीं पर 0.3 लीटर तुम्हारा मसल फाइबर के साथ में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होता है। ये स्टोर फार्म है। लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्टोर फार्म ऑफ ऑक्सीजन है सब क्या हो जाती है, गायब। जो स्टोर फार्म ऑफ ऑक्सीजन है सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 2 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन मिनट, मिनटों में दर हो जाएगा, मिनटों में खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन। तो आफ्टर एक्सरसाइज जब आप एक्सरसाइज खत्म कर दिए तो आपकी सांस क्या होती है, फूलने लगती है, बढ़ जाती है सांस। तो क्यों बढ़ जाती है, उसको जो स्टोर्ड ऑक्सीजन थी उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा, उसको फिर से स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए सांस बढ़ जाती है। तो क्या होगा, स्टोर्ड ऑक्सीजन मस्ट बी रिप्लेनिश्ड बाय ब्रीदिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओवर एंड अबव नॉर्मल रिक्वायरमेंट। जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट था 500 ml, उससे ऊपर लेगी, कितना लेगी 9 लीटर। 9 लीटर मोर ऑक्सीजन मस्ट बी कंज्यूम्ड टू रिकॉन्स्टिट्यूट both फास्फोजन सिस्टम एंड लैक्टिक एसिड सिस्टम। फास्फोजन जिसमें एटीपी बनती थी, तुम्हारा जो ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी कि जहाँ पर एटीपी बनती थी रेस्पायरेशन द्वारा, एरोबिक रेस्पायरेशन, और लैक्टिक एसिड जो सिस्टम था उसके लिए भी, तो 9 लीटर ऑक्सीजन मस्ट बी कंज्यूम्ड होगा। ऑल दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट मस्ट बी रिपेयर्ड अबाउट 11.5 लीटर इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डेप्थ कहेंगे। तो सिंपल सा आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर वो आपको डिफिनीशन लिखना है तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। अब ये देखिए, रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक लीटर पर मिनट वर्सेस मिनट्स में ग्राफ खींचा गया है। 4 मिनट का अंतर दिया गया है, 0 से 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट। इधर ये लीटर में है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो आप जब एक्सरसाइज करना शुरू किए तो आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन खत्म हुई, ये एक्सरसाइज किए, इसके दौरान ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन जब खत्म हो गई तो आप उसके बाद में जब ऑक्सीजन खत्म हो गई, मान लो 4 से 8 मिनट के बीच में जब आप एक्सरसाइज करके ख़त्म किए, तब क्या होगा, ऑक्सीजन की रिप्लेनिश होगा, यानी कि आप ऑक्सीजन का लेवल, आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, जल्दी जल्दी सांस अंदर लेंगे, जिससे ऑक्सीजन फिर से क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। तो इसी फेज को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ आप क्या समझिए, 11.5 लीटर, ये वाला दोनों मिलाकर क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डेप्थ। तो ये ग्राफ आपको बना के जरूर आना है एग्जाम में, अगर आपको ऑक्सीजन डेप्थ पूछा जाए तो, ठीक है। ये क्या है, आपका ऑक्सीजन डेप्थ है। तो इसमें अभी तक यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही थी, लेकिन अब जब आप बंद कर दिए एक्सरसाइज, तो अब ऑक्सीजन आप एक्स्ट्रा लेंगे, लंबी सांस लेंगे, तो ये वाला फेज नीचे आएगा, और ये लेवल पे लगभग नॉर्मल आ जाएगा। तो ये क्या होगा, लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ। लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड अभी नहीं टूट रही थी, लैक्टिक एसिड अभी नहीं बन रहा था, इस फेज में क्या होगा, लैक्टिक एसिड नहीं, यानी कि लगभग यहाँ तक होगा, ये ठीक है। तो इसमें अभी इतने में क्या होगा, लैक्टिक एसिड अभी नहीं बन रहा था, तो इसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फेज। तो इसको आप ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन डेप्थ 2 प्रकार की होती है, पहला है लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ, दूसरा होता है लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ। तो इसको आप एग्जामिनर लिखेंगे तो एग्जामिनर और अच्छा सोचेगा। तो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ जिसको 3.5 लीटर
वहीं पर लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन, जहाँ लैक्टिक एसिड पथ पे चल गया, लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ तो 8 लीटर होता है, यानी कि जो एनारोबिक ऑक्सीजन डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है 8 लीटर, और जो हमारा एरोबिक लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ 3.5 लीटर होता है। तो ये ग्राफ हो गया, इसको ग्राफ आपको बना के आइएगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। जो नए हैं क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए कि दिक्कत हो रही है तो यार बेल आइकन मत दबाना, और क्या करोगे। धन्यवाद भाई सपोर्ट करने के लिए यार, और सब्सक्राइब कर दो यार, ज़रा सब्सक्राइब ही तो करना है, मार दो।